नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। उत्तराखंड की सल्ट विधानसभा का उपचुनाव कांग्रेस और भाजपा के लिए 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। जहां सल्ट विधानसभा सीट से बीजेपी ने महेश जीना को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने गंगा पंचौली पर दांव आजमाया है। इस उपचुनाव को लेकर दोनों ही उम्मीदवारों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी जहां अपने दबदबे वाली इस सीट पर फिर से काबिज होना चाहती है, वहीं कांग्रेस भी इस बार इस सीट को किसी भी तरह से गंवाना नहीं चाहती है। रिपोर्ट देखिए और फिर इस पर बहस करेंगे। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिटमस टेस्ट के रूप में देखे जा रहे सल्ट उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी ने जहां इन चुनावों में दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई महेश जीना को प्रत्याशी बनाकर सहानुभूति कार्ड खेला है, तो वहीं नए सीएम तीरथ सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के लिए भी यह सीट किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पार्टी के प्रत्याशी महेश जीना जी द्वारा सल्ट विधानसभा में नामांकन कर दिया गया है। इस सीट पर ये चुनाव बड़ी विपरीत परिस्थितियों में हो रहा है, क्योंकि हमारे नेता जीना जी का वहाँ पर निधन हो गया था और दुर्भाग्य से उनकी धर्मपत्नी का भी निधन हो गया था। इस क्षति को हम पूर्ण तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो स्वर्गीय जीना जी के सपने थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ पर विकास किया है, उस विकास की गंगा को आगे ले जाने के लिए पार्टी ने उनके भाई महेश जीना को प्रत्याशी बनाया। जहां बीजेपी इस सीट पर अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस सीट पर हर हाल में कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस ने इस सीट पर गंगा पंचोली पर दांव आजमाया है। साथ ही कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें कांग्रेस ने बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा है। स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, केसी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, हमारे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हैं, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी हैं, हमारे उपनेता करण महारा हैं। इसके समेत लगभग 30 हमारे स्टार प्रचारक हैं, जिनकी सूची हमने आज इलेक्शन कमीशन को बाकायदा सौंप दी। हम कांग्रेस के पक्ष में है। आमजन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त है। सरकार ने जो वादे किए थे, उन वादों के विपरीत आचरण करने का काम कर रही है और हालात आपके सामने, स्थितियाँ आपके सामने हैं। जो बातें हमने कही थी उसको भाजपा नेतृत्व ने भी देर से ही स्वीकार किया, 4 साल बाद ही स्वीकार किया और पार्ट 1 की विदाई करी और पार्ट 2 हमको दिया TSR के रूप में। उनका जलवा भी आपने विगत 15-16 दिनों में देख लिया। सल्ट विधानसभा सीट पर होने वाले इस उपचुनाव को 2022 में होने वाले विधानसभा का प्री बोर्ड माना जा रहा है। ठाकुर बाहुली वाली इस सीट के लिए जहां बीजेपी अपने जीत को तय मान रही है, तो वहीं कांग्रेस भी जी जान से जुट गई है। सल्ट विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जिस तरह से मजबूत प्रत्याशी दिया है, उससे बीजेपी के लिए सहानुभूति की हैट्रिक लगाना आसान नहीं माना जा रहा है। ये तो 2 मई को ही साफ हो पाएगा कि आखिर जनता किस पर भरोसा जताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो चुनाव की तैयारी को लेकर दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है और अपने अपने प्रत्याशी यानी कि दोनों प्रत्याशी ने आज नामांकन भी दाखिल कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारक जारी किए हैं और सभी कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बार सल्ट उपचुनाव में मैदान में होंगे, यानी प्रचार प्रसार करते हुए हर हाल में वो इस सीट को फतह करना चाहते हैं, क्योंकि 2022 के लिए ये सल्ट उपचुनाव एक सेमीफाइनल की तरह ही माना जाता है। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। विनोद सवाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अभी वो जुड़े नहीं हैं, तुरंत जुड़ेंगे। संजय भट्ट जो कि प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं, और सूर्यकांत धस्माना जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस हैं। सबसे पहले सूर्यकांत धस्माना जी के पास हम जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या वजह है सल्ट विधानसभा उपचुनाव में इस बार आप सभी दिग्गज को लेकर प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं और हर हाल में इस सीट को आप फतह करना चाहते हैं, लेकिन चूक कहां हो जाती है कि बहुत ही कम वोटों से आप हारते हैं? देखिए, चुनाव में हार जीत जो है वो कोई पैमाना नहीं होता। चुनाव में हार भी होती है, जीत भी होती है जी। इस राज्य में 21 वर्षों में 4 बार चुनाव हुआ।
10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 2 बार हम चुनाव जीते और 2 बार हम चुनाव हारे। चुनाव हार जीत ये सब राजनीति का हिस्सा है। अब बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में हम लोगों ने, क्योंकि ये इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये चुनाव के वर्ष में उपचुनाव हो रहा है। जब 4 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का पूरा हो गया, उसके बाद 5वें वर्ष में ये उपचुनाव हो रहा है, परिस्थिति जन्य हो रहा है। सुरेंद्र सिंह जी की असमय मृत्यु हो गई, उसके कारण ये चुनाव हो रहा है। तो अब ये चुनाव इंपॉर्टेंट इसलिए, अभी एक चुनाव उपचुनाव ये केवल नहीं है, अभी इसके बाद तो मुख्यमंत्री जी को चुन करके आना है 6 महीने के अंदर, वो भी एक बाई इलेक्शन होगा चुनाव से पहले, वो भी लिटमस टेस्ट आप कहेंगे, और एक पार्लियामेंट का चुनाव भी होगा, क्योंकि तीरथ सिंह रावत जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और जब वो असेंबली के लिए रिजाइन करेंगे तो साथ साथ पार्लियामेंट का चुनाव भी होगा। तो इसलिए अभी चुनाव बाकी है, अभी ये आखिरी चुनाव नहीं है, लेकिन 2022 से पहले का। जी दसमाना जी, सवाल ये है, सवाल ठीक है, चुनाव भी बहुत बाकी है और आपको लड़ाई भी लड़नी है, हार या जीत, लेकिन फिर भी आपको मैदान में आना है। होता यह है कि सेमीफाइनल हम इसे मानते हैं, लेकिन सेमीफाइनल में हार हो चाहे जीत हो, क्रिकेट में जब सेमीफाइनल लोग खेलते हैं तो जो जीतते हैं वही फाइनल में पहुंचते हैं, लेकिन इस सेमीफाइनल में थोड़ा फर्क है, आप जीतें या हारें आपको फिर से पहुंचना है, फिर से इलेक्शन लड़ना है। सवाल यह है कि सल्ट विधानसभा उपचुनाव में पिछले 4 साल से, यानी कि अभी बीजेपी की सरकार है, इससे पहले वहां पर जो कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार में भी आप बहुत मजबूती से वहां पर चुनाव नहीं दे पाए, यानी कि अपने कैंडिडेट जो भला के 3,000 वोट से हारे हैं आपके कैंडिडेट, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस रणनीति को लेकर कि आखिरकार चूक कहां हो जाती है, क्योंकि जो टक्कर है वो बहुत ही मजबूत है। इस बार आप हर हाल में उस चुनाव को जीतना चाहते हैं। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह सब इस मैदान में उतर रहे हैं। विजय सागर जी, मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरी आवाज इको कर रही है, तो थोड़ा एक तो स्टूडियो से आवाज ठीक करा दीजिए, मेरी आवाज इको होकर के वापस आ रही है जी, थोड़ा आवाज हो जाए, आवाज ठीक। चलिए संजय भट्ट के पास तब तक चलते हैं। संजय भट्ट आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय भट्ट, कोशिशें आप लोग भी कर रहे हैं, काफी दिनों से मजबूती से वहां पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक परीक्षा के लिए ही आप शुरुआत तो कर लेते। अगर सल्ट विधानसभा की बात करें और एक सीट पे जहां उपचुनाव है, हम सीधी सी बात लेकर आए हैं, जनता के सामने जा रहे हैं, हमें व्यवस्था परिवर्तन करनी है। उत्तराखंड में भी दिल्ली की तरह केजरीवाल मॉडल और वही व्यवस्था, वही नीतियां लानी है, और एक सीट से वो व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। नहीं, सवाल ये है कि देखिए 2022 में वहां भी विधानसभा चुनाव है और आप कह रहे हैं कि हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, हम 70 सीट पर डरवाएंगे 22 में, लेकिन आप कितने तैयार हैं, आपकी तैयारी कितनी है, जमीन कितनी मजबूत हुई है वहां पर, यह कम से कम पता चलता सल्ट उपचुनाव से। देखिए, अगर आपकी बात देखी जाए आपके अनुसार सही हो सकती है, लेकिन हमारा सीधा सा एक लक्ष्य है, जैसे अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आंख, ना कि पूरी मछली, हमारा भी वैसे ही एकमात्र लक्ष्य है व्यवस्था परिवर्तन। उत्तराखंड में जो पिछले 20 सालों में उत्तराखंड गर्त में गया है, उसको बदलने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, वो जो दिल्ली मॉडल है, केजरीवाल मॉडल है, उसको हम लाना चाहते हैं, और एक सीट से वो आ नहीं सकता। उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, ये सब है, ये कांग्रेस और बीजेपी की देन है, और वो एक सीट से चुनाव से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए उस चुनाव को छोड़ दिया गया है। हम पूरी जान लगा के 2022 का चुनाव लड़ेंगे, और उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी, और उसके बाद यहां भी परिवर्तन होंगे। जी, सूर्यकांत जी, आपको अब मेरी आवाज आ रही है ठीक से? नहीं, आपकी आवाज ठीक आ रही है जी। मैंने रिक्वेस्ट करी, संजय भट्ट जी की आवाज भी इको हो रही है जी, इको जब तक नहीं हटेगा तब तक ठीक है, उनकी आवाज ठीक हो जाएगी। मेरी आवाज भी करवा देना, तभी तो बात हो पाएगी जी। स्टूडियो से इको थोड़ा आप ऐसा कंट्रोल करवा दीजिए। ठीक है, आपकी वो ठीक हो रहा है, आपकी आवाज इस वक्त ठीक से मिल रही है, आप अपनी बात रखें। देखिए, मैं आपसे 2 बातें बताना था जी। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस हर चुनाव को बहुत शिद्दत के साथ, गंभीरता के साथ लड़ती है। चुनाव की हार जीत जो है वो
मतदाता के हाथ में, मेरे हाथ में तो है नहीं। मैं अमित शाह तो होने की प्रेडिक्ट कर दूं कि मतदान होते ही कह दूं कि साहब 30 में से 26 सीट हम जीतेंगे। हम तो मतदाता के ऊपर भरोसा करते हैं। मतदाता जो वोट देगा उसका परिणाम जब गिनती होगी तब निकलेगी। पहले से ही ज्योतिष बन करके उसका भविष्यवाणी करने लग जाए तो वो हम काम नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि राज्य में 4 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के वक्त में, और भारतीय जनता पार्टी ने अकेले, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, उनके सबसे शीर्षस्थ नेताओं ने, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने, स्वयं तत्कालीन जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे, वर्तमान गृह मंत्री, पूरे उत्तराखंड में घूम घूम करके जनता को मुतमईन किया कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, बेरोजगारी दूर होगी। डबल इंजन की सरकार बनाइए, राज्य में विकास का पहिया तेजी से घूमेगा। डबल इंजन की सरकार बनाइए, राज्य के किसानों का कर्जा माफ होगा। डबल इंजन की सरकार बनाइए, राज्य में जो तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जर्जर हैं वो ठीक हो जाएगी। इन्होंने कहा कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, राज्य में भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं रहेगी, 100 दिन के अंदर लोकायुक्त आ जाएगा। सूर्यकांत जी, मैं मोटा मोटी आपको 5-6 बातें बता रहा हूं जी। सूर्यकांत जी, अगर आप ठीक है, 4 वर्ष के कार्यकाल पे नजर डालेंगे तो 4 वर्ष के कार्यकाल में आप देखेंगे कि ना तो 100 दिन के अंदर लोकायुक्त आया, न किसानों का कर्जा माफ हुआ, ना राज्य में बेरोजगारी दूर हुई। बेरोजगारी का तो यह आलम है कि 26% की दर से, देखिए ये हमेशा रहा है सूर्यकांत जी। हमेशा जी सूर्यकांत जी, हम ये इसलिए कह रहे हैं, देखिए हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जब 2000 में, सूर्यकांत दसमाना जी, जब 2000 में उत्तराखंड को अलग किया गया था उत्तर प्रदेश से, तो सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर कि वहां पर पहाड़ों पर विकास होगा, वहां पलायन रुकेगा, वहां की जो परिस्थितियां हैं वो ठीक होगी। लेकिन भ्रष्टाचार का जाल तो बिछा, भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ा, लेकिन विकास का जो पैमाना है वो अब तक लोग, वहां की जनता जो है उससे निराश है। सवाल यह है कि जितने भागीदारी बीजेपी की रही है उतनी ही भागीदारी आपकी भी रही है, और लगातार जनता को वोट करना है। जनता हर बार वोट करती है क्योंकि एक वो नियम है, विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा हो, किसी न किसी को चुनना होता है, तो एक बार आपको तो एक बार बीजेपी को इस तरह का मौका मिलता है। सवाल यह है कि लोग जब आप विपक्ष में होते हैं तो ये सब सारी बातें कहते हैं, लेकिन जब आप सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तो फिर आप भी भूल जाते हैं, सिर्फ वोट के लिए ही जनता है। आपने बहुत वाजिब सवाल किया। 2002 में पहली बार निर्वाचित सरकार जो पहली बनी कांग्रेस की बनी, और आप 5 साल का कार्यकाल देखिए, राज्य में रोजगार का जहां तक सवाल है, सेलाकुई से लेकर के हरिद्वार होते हुए और रुद्रपुर तक सारा सिडकुल बनाने का काम कांग्रेस की सरकार के जमाने में हुआ, और लाखों लोगों को रोजगार इंडस्ट्री में मिला। नंबर 1, अकेले शिक्षा विभाग में मैं आपको बाकायदा आंकड़ों के साथ दे सकता हूं, प्राथमिक शिक्षा से लेकर के माध्यमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा से लेकर के 60,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अकेले एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2002 से लेकर के 2007 तक मिला। राज्य के अंदर जितना भी पूरा सर्किट अगर आप पर्यटन का देखेंगे विकसित अगर हुआ इन 20 वर्षों में, तो वो 2002 से लेकर के 2007 तक का स्वर्णिम काल था जिसमें कांग्रेस ने काम किया। राज्य में आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के जमाने में काम नहीं हुआ। मैं आपको उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी के अगर आप 5 और 5 10 सालों का अगर आप कार्यकाल लगाएं, पहला कार्यकाल लगाएं और ये वाला कार्यकाल लगाएं, रोजगार के क्षेत्र में आप देख लें, जब खंडूरी जी चीफ मिनिस्टर बने तो पहली बार जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम तिवारी जी ने शुरू किया था, आते ही उन्होंने ऐलान किया कि अब इंडस्ट्री को और जमीन नहीं मिलेगी, और राज्य में जो तमाम लोग निवेश के लिए आ रहे थे देश विदेश से, वो आना बंद हो गए। तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो रोजगार की संभावनाएं थी वो भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार ने समाप्त कर दी। अभी दूसरी सरकार जब आई, 1,20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा ऐसा कहकर के इन्वेस्टर समिट कराई। मैं 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री जी जो चले गए, विदाई हो गई उनकी, लेकिन वो श्वेत पत्र जारी नहीं कर पाए इस बात का कि 1,20,000 विनोद सयाल भी जुड़ गए हैं, किया था प्रवक्ता बीजेपी। सूर्यकांत जी, हम रोकना चाहेंगे, विनोद सयाल जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है।
सल्ट को लेकर, धन्यवाद आपको जी, सल्ट राधा उपचुनाव को बोलिए। लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं लगातार, और आज आपके प्रत्याशी ने भी पर्चा दाखिल कर लिया है, कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कांटे की टक्कर है, कितने तैयार हैं आप? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है, किंतु ये चुनाव बड़े दुर्भाग्यवश हुआ, और अगर कांग्रेस के अंदर थोड़ी भी नैतिकता बची होती तो उन्हें ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि 8-9 महीने का समय है। सुरेंद्र सिंह जीना जी को श्रद्धांजलि दे सकते थे और समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते थे, लेकिन फिर भी चलिए, वो लड़ रहे हैं तो उनका ठीक है, लोकतंत्र का तकाजा है, लड़ने दीजिए। लेकिन मैं कह सकता हूं कि श्री सुरेंद्र सिंह जीना जी ने जितने काम, उस सल्ट विधानसभा की बहुत दूरस्थ विधानसभा थी पहले, 2007 से पहले जब से वो एमएलए नहीं थे, और 2007 के बाद के अगर उनके कामों की फेहरिस्त को हम देखेंगे, अगर हम गहराई से उस लिस्ट का अध्ययन करेंगे जो जो काम उन्होंने वहां पर किए, तो मैं कह सकता हूं कि आज सल्ट विधानसभा उत्तराखंड की अग्रिम विधानसभाओं में एक है, चाहे वो पेयजल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उच्च शिक्षा हो, इन सब विषयों पर जितना रोड कनेक्टिविटी हो, इन सब विषयों पर जितना काम उन्होंने किया है, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ काम करने वाले आदमी थे, इसलिए लगातार 4 बार जीते। और हमने उनके सपनों को पूरा करने के लिए महेश सिन्हा जी को वहां से अपना प्रत्याशी बनाया। आज सियालदे में जो हमारी सभा हुई है, उस पर कांग्रेस पार्टी को पता लग गया होगा कि कल रात कैंडिडेट घोषित हो रहा है, आज सुबह जो है तो नॉमिनेशन होना है। इतनी बड़ी विशाल जनसभा जो सियालदे में हुई है, वो ये बता रही है कि विरोधियों को हम कहीं टिकने नहीं देंगे, विरोधी कहीं टिकते रहे। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर विजय प्राप्त करेगी। जिस तरह से अभी आधा अधूरा मैं सुन पाया आदरणीय दसपाना जी को। देखिए विनोद तो जी, देखिए सवाल यहाँ पर यह है कि ठीक है, इससे पहले भी आपने प्रयोग किया है, जो भी विधायक या मंत्री का निधन हुआ है, उनके परिजनों को आपने, उनके परिवार को आपने वोट टिकट दिया, और टिकट देने के बाद सहानुभूति वोट भी आपको मिला और आप जीते भी, लेकिन टक्कर कांटे की रही। वहां भी कांग्रेस ने मजबूती से टक्कर दी है। यहाँ चूंकि महेश जीना सुरेंद्र जीना के बड़े भाई हैं, क्या वो सहानुभूति का जो वोट है वो यहाँ पर आपको मिल पाएगा, आप बटोर पाएंगे? देखिए, अब सहानुभूति की बात नहीं है, जो उनके बड़े भाई है उनका भी समाज में बड़ा कंट्रीब्यूशन है और वो उनके साथ बड़ा सहयोग करते थे, इसलिए वो भी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर अन्य कई संगठनों, उन्होंने सामाजिक कार्य बहुत अपने बड़े नेकी कर बहुत सारे काम नेकी के उन्होंने बहुत अच्छे काम वहां पर किए हैं। और मुझे लगता है कि जो जिस तरह सुरेंद्र सिंह जीना जी का काम ही वही हमारी जीत के लिए बहुत बड़ा आधार वहां का बन जाएगा। अगर आप वहां की पेयजल की समस्याओं को देखेंगे, वहां के मोटर मार्गों को देखेंगे, और मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, वहां बिजली को देखेंगे, वहां बिजली नहीं स्थानों पर नहीं थी, स्वास्थ्य को देखेंगे वहां के, और आप वहां पर जो है तो अन्य जो सड़कें हैं उनको देखेंगे। जिस तरह से उन्होंने डाउन टू अर्थ होकर बहुत काम किया है, और वो एक ऐसे आदमी थे कि मुझे लगता है कि पूरा सल्ट को अपना परिवार समझते थे। आज सल्ट एक अग्रिम विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से शोर मचा रही है, इनके शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। ये इनको पिछली बार हमने जनता ने इनको मौका दिया था, तो पिछली बार इन्होंने जो है तो एमएलए खरीदने शुरू कर दिए थे, और उसके बाद जो है तो लूटते रहो की बात सूर्यकांत जी समाज के बीच में संदेश दिया। जी सूर्यकांत जी, जवाब देना चाहेंगे? जानती है, जनता इनको जानती है, इसलिए मुझे लगता है कि इनको अभी कुछ समय और वक्त प्रायश्चित के लिए लगेगा, ये प्रायश्चित करते रहे। सूर्यकांत जी, मूर्खतापूर्ण बातों का क्या जवाब दूं? 2016 में विधायक किसने खरीदे थे? बीजेपी ने खरीदे थे, कांग्रेस ने खरीदे थे? ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों का जवाब नहीं दिया जाता। आप डिबेट कर रहे हैं, इश्यूज पर डिबेट करिए, आप डिबेट करिए, आप उन पर डिबेट करिए, आप विषयों पर डिबेट करिए। आप कैसी बातें करते हैं? आप बात करिए बेरोजगारी पर, हम सल्ट पर कर रहे हैं, राज्य का जो ठप पड़ा हुआ विकास है उसके बारे में आप बात करें, राज्य की स्वास्थ्य हम सल्ट में जो चर्चा कर रहे हैं, हम आपकी गलती उत्तराखंड में। सूर्यकांत जी, एक सवाल जो विनोद जी का है, सूर्यकांत जी एक सवाल जो विनोद जी का है, वो सीधे सीधे कह रहे थे। सुनिए जी विनोद जी, आप सवाल कर सकते हैं विनोद जी, लेकिन इस तरह की अनर्गल बातें मैं समझता हूँ। देखिए पहले जो अनर्गल नहीं बोल रहे भाई साहब, अनर्गल आप बोल रहे हैं जो लगातार बोले जा रहे हैं। हम अनर्गल नहीं बोले, तथ्यों के आधार पर कोर्ट में मामला है, सीबीआई जांच चल रही है ना, कोर्ट में मामला चल रहा है, सीबीआई जांच चल रही है, सीबीआई स्टिंग हुआ है, पूरे उत्तराखंड ने सुना है। डिबेट कैसे करते हैं? यहाँ पर आकर के चिल्लाने के लिए नहीं होती डिबेट, कुछ भी बोलना शुरू कर दो। आप पहले इनको समझाइए। ऐसा कुछ नहीं है जो आप बोल रहे हो, किस तरह की बात कर रहे हैं? सूर्यकांत जी, चलिए पत्थर की लकीर इस सवाल का जवाब दे दीजिए। विनोद जी कह रहे हैं कि आपको ये सीट यानी कि अपने प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारना चाहिए था। ये कोई बात होती है? लोकतंत्र में कहीं ऐसा होता है कि नहीं उतारना चाहिए था? अरे भाई उपचुनाव हो रहा है,
उपचुनाव में पहले आप ऐसा करिए कि नरेंद्र मोदी जी को और जेपी नड्डा साहब को बोलिए कि वो ऐलान कर दें कि कहीं भी विपक्षी पार्टी का कोई सांसद या विपक्षी पार्टी का कोई विधायक अगर उसकी मृत्यु होती है तो भारतीय जनता पार्टी मैंने नैतिकता की बात की है, पूरे देश नियम की बात नहीं की, मैंने नैतिकता की बात की है। अरे सुनिए पहले, मैंने नैतिकता की आदत मैंने नियम की नहीं। बोलने बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। आप पहले सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। आप नैतिकता मुझे सिखा रहे हैं। आप पहले अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से कहिए कि ये पॉलिसी बना दें कि नैतिकता के आधार पर जो भी सीट किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ असेंबली अगर वो मरता है, उसकी मृत्यु के कारण खाली होती है, तो बीजेपी उसके खिलाफ नैतिकता के आधार पर चुनाव नहीं लड़ाएगी। कहिए ये बात, तब हमसे बोलिए कि नैतिकता की बात है। हमें नैतिकता पढ़ाने। चलिए एक छोटा सा सवाल संजय भट्ट से। संजय भट्ट चूंकि अपने प्रत्याशी वहां पर नहीं दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी नहीं होगा उपचुनाव में, तो आपका समर्थन कहां रहेगा? देखिए, समर्थन हमारा जनता को है। और मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा। अभी प्रयाल जी कह रहे थे कि ये जो मित्र विपक्ष है ये इनके विधायक खरीदने जा रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में पहली बार विधायक खरीद फरोख्त खंडूरी जी ने की, यानी भारतीय जनता पार्टी ने की। चलिए इस पर अभी डिबेट नहीं करना है। सुनिए संजय जी, इस पे हमें बहस नहीं करनी है। आप अपना जो सवाल है उसका जवाब दीजिए कि आपका समर्थन किस पार्टी को होगा, क्योंकि आप तो चाहेंगे ना कि कोई सुयोग्य वहां से कैंडिडेट जीत के आए। नहीं, देखिए, मेरी बात अगर आप सुनना चाहेंगे, मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूं कि उत्तराखंड में सबसे पहली खरीद फरोख्त खंडूरी जी ने की। उन्होंने कांग्रेस के एक विधायक को खरीदकर उसकी सीट खाली करी। टीपीएस रावत जी की पहली खरीद फरोख्त उत्तराखंड में वो हुई पहली। अगर देखिए, आज हम इस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं संजय जी। खरीद फरोख्त पे हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। नहीं, डिबेट आप उस पर हम सल्ट पे कर रहे हैं, सल्ट उपचुनाव पे। सल्ट उपचुनाव का ही कह रहा हूं मैं कि आप चाहे नागनाथ को जिताएं चाहे सांपनाथ को जिताएं, उत्तराखंड की जनता का भला नहीं होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय भट्ट, सूर्यकांत धसाना जी, विनोद सोयाल जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। 2 मई इंतजार करिए, देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर है और दोनों ने मजबूती के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है, यानी कि दोनों के जो प्रत्याशी हैं बहुत ही मजबूत हैं। ऐसे में देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। फिलहाल इतना ही।